मेंस पेपर 2 ऑफ यूपीएससी, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन वो टॉपिक का सिलेबस आपको पता ही होगा। भारत और उसके नेबरिंग कंट्रीज़, बाकी सब देशों की पॉलिसी जिससे भारत को असर होता है, इंडियन डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। सो दीज आर द सिलेबस पॉइंट्स फॉर मेंस पेपर 2। यहाँ से 2019 की मेंस एग्ज़ाम में 4 प्रश्न पूछे गए। पहला था इंडिया जापान के बारे में। द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड वर्ल्ड एज अ होल। कमेंट। भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि वो एक समसामयिक संबंध निर्माण करे जिसका एशिया और विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। वैसे ये प्रश्न का सीधा आंसर आपको पवनीत सिंह की इंटरनेशनल रिलेशन की बुक, उसका पार्ट एच और वहाँ पर चैप्टर 1 वहाँ आराम से मिल जाएगा। एनीवेज वी विल लुक एट दिस क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। 2013 की एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, दे आर ग्रोइंग बट दे आर स्टिल फार बिलो द पोटेंशियल, तो इसमें क्या पॉलिसी कंस्ट्रेन है। उसके अलावा 2013 में एक और प्रश्न था कि ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, उससे भारत को क्या असर होता है और उसके काउंटर में हम लोग क्या कर सकते हैं। सो अगेन वी कुड टाई अप विद जापान, राइट। 2016 में पूछा गया भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में लिखिए। सो अगेन दीज आर ऑल क्वेश्चंस वेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट जापान। और उसी कंटिन्यूएशन में अब हम पाते हैं 2019 का ये सवाल। सबसे पहले ये क्वेश्चन की आउटलाइन बना देते हैं। हाउ विल यू अप्रोच दिस आंसर। इंट्रोडक्शन में आप ओरिजिन से बात कर सकते हैं कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर या आफ्टर अटेनिंग द इंडिपेंडेंस, भारत ने जापान के साथ हमारे क्या रिलेशन रहे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इन द आफ्टर मैथ ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर बॉडी के अंदर आप बात करेंगे, ये जो प्रश्न में पूछा गया कि कंटेम्पररी समसामयिक समय में ज़्यादा और नया संबंध करने चाहिए सो दैट एशिया एंड वर्ल्ड विल बेनिफिट। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन टॉक अबाउट इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के अंदर क्या क्या स्कोप पोटेंशियल हमारे पास है। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन, यस वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर, जिससे हमारा भी लाभ हो, एशिया और वर्ल्ड का भी लाभ हो। मित्रों, जहाँ तक यूपीएससी मेंस की बात है, जितने भी इम्पॉर्टेंट देश हैं उनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन, उसके प्रश्न पूछे जाए तो इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट आपके पास रेडी होना चाहिए। उस वक्त सोच के बनाने बैठा ऐसा नहीं, दिमाग से रट के जाना चाहिए। सो वी कैन स्टार्ट द ओरिजिन विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ कि इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआत में हमारे उनके साथ कैसे संबंध थे, या कोल्ड वॉर के दौरान या एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद उसमें क्या परिवर्तन आए। सो सच इंट्रोडक्शन टेम्पलेट दे शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ऑल द इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी लोगों के बारे में तैयार करने चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर हैं उनके साथ हमारे रिलेशन, ब्रिक्स देशों के साथ हमारे संबंध, और दूसरे कुछ जाइंट कंट्रीज़ जैसे कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरब। सो यू शुड प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स इन एडवांस फॉर ऑल दिस कंट्रीज़ इन दिस फॉर्मेट। उसी फॉर्मेट में हमारे पास जापान और भारत का टेम्पलेट रेडी होना चाहिए ओरिजिन के हिसाब से। दैट एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर India attained independence and Japan was devastated by atom bombs and it was under the foreign occupation of USA। तो भारत को स्वतंत्रता मिलती है, इन पर एटम बॉम्ब गिर चुके हैं। 1952 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कोशिश की कि हम मित्र भाव रखें। सो ही साइंड अ पीस ट्रीटी वेविंग ऑल द वर्ल्ड वॉर 2 रेपरेशन क्लेम्स अगेंस्ट जापान। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद करिए, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी जहाँ पर मित्र राष्ट्रों ने बोला कि वॉर में हमारा जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जर्मनी करे। तो उन्होंने तो रेपरेशन क्लेम्स किए थे। तो जापान ने भी जब आक्रमण किया तो भारत का कुछ नुकसान कहीं पर हुआ होगा, ऐसा हम पैसा नहीं मांगेंगे, ऐसा नेहरू ने बोल दिया। साथ ही साथ जापान की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए भारत ने कुछ आयरन और लोह अयस्क भी उनको एक्सपोर्ट किया था। सो वी ट्राई टू मेक अ फ्रेंडली रिलेशन। बट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमारे संबंध भी कोल्ड हो गए, ठंडे हो गए। विद द इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, कोरियन वॉर होता है, यूएसए उसे अब जो पहले जापान का दुश्मन था अब उसको ये कंपल्जन हुआ कि जापान को हमारा मित्र बना के हमने आगे चलना होगा। एंड एज ए रिज़ल्ट इंडिया जापान रिलेशन वो थोड़े पहले से कम हो गए, क्योंकि कोरियन वॉर के बारे में, वियतनाम वॉर के बारे में, न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट के बारे में उनकी राय कुछ अलग चलती थी, हमारी राय कुछ अलग चल रही।
एज अ रिजल्ट यूनाइटेड नेशन में कोई भी रेजोल्यूशन आए, शायद ही ऐसा कोई मुद्दा था जहाँ पर भारत और जापान ने एक ही लाइन पर वोटिंग किया हो. सो रिलेशंस वेर नॉट सो वेल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, बट दे वार्म्ड अप आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स. ये उदारवाद और निजीकरण और वैश्वीकरण के सब सुधार के बाद हमारे रिलेशंस में वापस थोड़ी गर्मजोशी आई है. बिकॉज नाउ इट ओपन द स्कोप फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. उसी के आगे बढ़ते हुए 2011 में भारत जापान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी सेपा साइन किया. 2014 टू 19 आप पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब दोनों ही आपस में बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स उन्होंने किए हैं. जापान ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव कमिटेड, इंक्लूडिंग द बुलेट ट्रेन फॉर अहमदाबाद एंड मुंबई. भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब मोदी सरकार बोलती है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो वी हैव ट्राई टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन विद जापान. हम लोग उनके साथ रेगुलर नेवल एक्सरसाइज करते हैं. भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी और सामने जापान के फॉरेन सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी, ऐसी 2+2 वाली समिट भी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं. सो नाउ रिलेशंस हैव वार्म्ड अप. लेकिन प्रश्न ये है हमारा कि टाइम इज़ देयर फॉर स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप दैट कैन हेल्प इंडिया, जापान, एशिया एंड वर्ल्ड. यानी अभी उसको और गर्मजोशी से और गहरा बनाना होगा. सो वी हैव टू राइट अबाउट वेरियस चैलेंजेस कि ये समस्याएं जिसके सामने लड़ने के लिए भारत जापान कोऑपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल चाइनाज बेल्ट एंड रोड पॉलिसी, जिसमें जापान और भारत दोनों के हितों को संकट देखता है. सो वी कैन कोऑपरेट सम वे. चाइना साउथ चाइना सी के तरफ अपना एग्रेसिव एक्सपांशन कर रहा है, जिसमें जापान को वो राज नहीं आता. इट इज़ अफेक्टिंग जापान. सो देर इज़ अगेन सम एरिया फॉर कोऑपरेशन. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, वो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया से जाता है, POK का कुछ हिस्सा वो बोल रहे हैं. सो इट इज़ अफेक्टिंग द इंडियन इंटरेस्ट. यानी कि ये सभी जगह पर देर इज़ अ स्कोप फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन. और उसके लिए हमने सिर्फ 2 जने नहीं, हमने तीसरा हमारा मित्र USA, उसके साथ मिलकर जो जापान अमेरिका इंडिया ट्राइलेटरल डायलॉग शुरू किया है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए. भारत और जापान में कुछ कॉमनैलिटीज़ भी हैं कि अर्थक्वेक सुनामी से हम दोनों ने सफ़र किया है. आप ये भी जानते हैं कि जापान का डिज़ास्टर मैनेजमेंट इट इज़ मच बेटर देन इंडिया. सो इंडिया कैन लर्न अ लॉट अबाउट दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम जापान. बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उनसे लर्न कर सकते हैं. और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जापान की पॉपुलेशन बहुत कम है और वो भी एजिंग हो रही है, बुजुर्ग लोग बढ़ रहे हैं, नौजवान कम है. सो इन फ्यूचर सपोज देयर इज़ अ डिज़ास्टर इन जापान, तो वो अपना खुद से डिज़ास्टर के बाद रीबिल्डिंग करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. सो इंडियन नेवी, इंडियन डिज़ास्टर फोर्सेस, वी कैन सप्लाई देम विथ मैन पावर ड्यूरिंग द डिज़ास्टर. एंड कलेक्टिवली आजू बाजू में इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब में भी कुछ तकलीफ आ जाए, वी कैन सेंड आवर फोर्सेज टुगेदर. सो देर इज़ अ स्कोप फॉर स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी पार्टनरशिप हियर. ऐसी पार्टनरशिप आप इकोनॉमी में भी देख सकते हैं. USA, चाइना दोनों के अंदर प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद बढ़ रहा है. दैट मीन्स हम लोग अपना माल सामान उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर वो बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी मांगते हैं. एंड इट इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग बोथ जापान एंड इंडिया. जापान आप जानते हैं इट इज़ रिनोन फॉर द रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. वो उनके पास टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे पेटेंट्स भी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे ओल्ड हो रही है, तो वर्कर का आउटपुट पहले से कम हो रहा है. भारत के पास यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास IT सेक्टर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO, यहाँ पर हमारा बड़ा नाम भी है. सो देर इज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर सिनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ दिस कंट्रीज़ कि भारत के लेबरर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स उसको ईजियर वीज़ा देकर जापान के अंदर भेजा जाए तो उनकी पॉपुलेशन को मदद मिल सकती है. उसके सामने उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कंपनियाँ, उसको IT BPO की ज़रूरत हो तो वो भारत को आउटसोर्सिंग में काम दे सकते हैं. इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी आउटसोर्स्ड इन इंडिया. मान लीजिए कोई कैमरा बनाना या कोई एकदम प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो उसके कोर कंपोनेंट, इंटरनल सर्किट वगैरह जापान में बनाया जाए और फाइनल असेंबली की उसको प्लास्टिक के बोर्ड में फिट करके आपने डिजिटल कैमरा बना दिया, वो काम इंडिया में किया जाए. एंड अल्टीमेटली इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू द कंज्यूमर मार्केट्स इन विद इन इंडिया, मिडल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीकन नेशंस, साउथ अमेरिका, सब जगह हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख लीजिए, ऑटोमोबाइल देख लीजिए, वहाँ पर भी बहुत स्कोप है. सो कलेक्टिवली उनकी इकोनॉमी को भी बेहतर है, हमें भी. और ये सब जो छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे. सो दैट इज़ अ बेनिफिट. जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें वो सर्किट बोर्ड बनाने के लिए बहुत सारे रेयर मिनरल चाहिए,
लेकिन वो सारे रेयर मिनरल चाइना में ही मिलते हैं और चाइनीज़ सप्लायर उसको कंट्रोल करते हैं, उसके प्राइस, सप्लाई, सब कुछ। भारत के अंदर भी ऐसे कुछ रेयर मिनरल्स के डिपॉजिट्स तो पाए गए हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको फुल्ली एक्सट्रैक्ट कर सके। तो जापान अगर अपनी कुछ टेक्नोलॉजी मदद प्रोवाइड करे तो इट कैन अगेन प्रूव विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, और उसके चलते जितना नए अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाएंगे तो एशिया और पूरे वर्ल्ड को भी फ़ायदा तो होगा ही। देन स्टीम टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। आप ये भी जानते हैं कि जापान के अंदर अर्बन अमेनिटीज़, चाहे रोड देखिए, बिल्डिंग देखिए, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे आर क्वाइट हाई। भारत भी ऐसे एस्पिरेशन, इच्छाएं तो रखता है। हमने स्वच्छ भारत शुरू किया, स्मार्ट सिटी बनाया, हाई स्पीड रेलवे बना रहे हैं, लेकिन वो सब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बहुत बेस्ट क्वालिटी का बना सके, उसके लिए इंडिया कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम जापान। उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमें मिले तो लाभ हो सकता है। जापान कैन ऑल्सो हेल्प अस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। तो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी में भी मदद है, और उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ तो पूरी एनवायरनमेंट को ग्लोबल लेवल पर मदद है। तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट कंटेंट इज़ देयर टू राइट दिस आंसर। सो यस, इफ़ वी कैन कोऑपरेट फॉर दिस फ्यूचर थिंग्स तो बहुत अच्छा होगा। सो थस इफ़ वी वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द अफॉरमेंशन इश्यूज, इट कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस एंड स्टेबिलिटी इन वर्ल्ड इन जनरल एंड एशिया इन पर्टिकुलर। तो ये काम हो सकता है। सो दैट विल बी अवर कंक्लूजन। ये जवाब में मिस्टेक्स क्या हो सकती है? ये 150 वर्ड्स में पूछा गया है और आपने एप्रिशिएटिव टोन में सब बातें करनी है। एक्सेसिव नेगेटिविज़म और कुछ नहीं हो सकता और हम कुछ कर नहीं सकते, या फिर एकदम टेक्निकल चीज़ों में आप एक आध मुद्दे को एक्सप्लेन करने में चले गए तो बाकी मुद्दे रह जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जापान के अंदर उनकी पब्लिक को जापानीज़ लैंग्वेज में अगर कोई प्रोडक्ट मैनुअल हो, उसका सब यूज़र इंटरफेस हो, मोबाइल का मेनू भी उनको जापानीज़ लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में नहीं जमता है, तो ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। भारत के अंदर भी हम लोग बहुत सारे गुड्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन वो सब के मैनुअल इंटरफेस जापानीज़ लैंग्वेज में नहीं होते, इसलिए अगर हम कुछ एक्सपोर्ट भी करें तो वो लोग ख़रीदना पसंद नहीं करते। सो वी हैव टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन इंडिया, तभी जापानीज़ मार्केट में हम पहुंच बना पाएंगे। ये सब मुद्दा अलग दिशा में जा रहा है। सी दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल एंड नेगेटिव और लिमिटेशन टाइप ऑफ थिंग। प्रश्न क्या है, कंटेम्पररी समय में जॉइंट पार्टनरशिप करनी, उस पर आप फोकस रखिए। सो इट इज़ नॉट वर्दी ऑफ मेंशन इन अ 150 वर्ड्स क्वेश्चन, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें रह जाएंगी। चाइना इज़ द कॉमन एनिमी फॉर बोथ जापान एंड इंडिया। ये कॉमन एनिमी, दुश्मन है, ऐसी भाषा तो बिल्कुल ही मेंस में यूज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी देश के खिलाफ। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ फ्यूचर IFS ऑफिसर। आप ये लिख सकते हैं कि चाइनीज़ एक्शंस दे आर अफेक्टिंग अवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चाइना के रुख के चलते हमारे सामरिक और आर्थिक हितों पर कुछ संकट आ रहा है या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चाइना हमारा दुश्मन है, तो जापान और इंडिया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस जी न्यूज़ एंड इंडिया TV एंड पान के गले पर चर्चा करने वालों के लिए बेहतर है। IFS ऑफिसर की लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए। नाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज़ अ कंटेम्पररी अफेयर्स क्वेश्चन। स्पान के हिसाब से देख सकते हैं मोर देन 2 ईयर्स से बड़ी लंबी चौड़ी आपको स्पान पूछी गई है। आप देखिए LPG रिफॉर्म के बाद से सारी बातें आपने देख कर करनी थी। डिफ़िकल्टी लेवल मैं कहूँगा इट इज़ ईजी। इंडिया जापान रिलेशन रेगुलरली चर्चा में रहते हैं, न्यूज़पेपर में देख लो, मैगजीन में देख लो। ये जाई ट्राइलेटरल जापान अमेरिका इंडिया, उसके चलते भी चर्चा में रहा था। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल इन पवनीत सिंह बुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको इधर मदद मिलेगी। सो इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी आई वुड से दिस इज़ 10 मार्क का सवाल था, उसमें से ज़्यादातर लोग 6 या उससे ज़्यादा मार्क्स तो खींच सकते हैं। सो वी आर डन विद द इंडिया जापान क्वेश्चन। कंटेम्पररी क्वेश्चन था, ईजी लेवल की डिफ़िकल्टी थी। यहाँ तक लेक्चर को आपने अगर फॉलो किया है तो आपको मेरा पावर पॉइंट फॉर्मेट पता चल गया होगा कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस मेंस एग्जाम, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन की आउटलाइन, और फिर हम जवाब देखते हैं। ऑफकोर्स मैं जो आपको जवाब में पॉइंट्स देता हूँ वो ये 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स की प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है एजुकेशनल पर्पज़ से। 2-4 मुद्दे आपने और भी जान लिए तो फ्यूचर मेंस एग्जाम, इंटरव्यू में आप कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। सो देयरफॉर आई एक्सप्लेन अ बिट लॉन्गर। और उसके बाद लास्ट स्लाइड होती है कॉमन मिस्टेक लोगों ने क्या की है। यहाँ पर मित्रों मैं पावर पॉइंट की हर एक स्लाइड का ईच एंड एवरी वर्ड और सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि ऐसा करने गए तो फिर बहुत लंबी
2-3 hours will be spent in this. So after the class what you can do is download this PowerPoint PDF फाइल. ये YouTube पे अभी वीडियो चल रहा है तो नीचे मैं इनको बोलूँगा आफ्टर द क्लास कि इसकी PDF फाइल बना के वो डाल दें. तो कमेंट के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप देख लीजिएगा, आराम से ये सारे पॉइंट्स पढ़िएगा. एनीवेज लेट अस मूव फॉरवर्ड. हमने देख लिया इंडिया जापान. अब मेंस पेपर 2019 में उन्होंने एक प्रश्न और पूछा था, इंडिया यूएसए. व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इन द टाइज बिटवीन India and United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy which would satisfy India's national self-esteem and ambition. Explain with suitable examples. भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास का कारण ये है कि वॉशिंगटन में बैठे उनके नीति निर्माण करने वाले अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भारत के लिए कोई ऐसा स्थान खोज नहीं पाए जो कि भारत के आत्मसादर सेल्फ एस्टीम और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके. आप उदाहरणों के साथ इसको स्पष्ट करिए. 15 मार्क